ग्राफ दिया हुआ है। हमें बताना है इनमें से कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? P has more tensile strength than Q। दूसरा स्टेटमेंट है P is more ductile than Q, P is more brittle than Q and the Young's modulus of P is more than that of Q। तो ये सारी चीजों को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, डक्टिलिटी या ब्रिटलनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है, और यंग्स मॉडुलस किसका ज्यादा होगा, ये कैसे डिटरमिन करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में सोचिए, एक अटेम्प्ट लीजिए, उसके बाद फिर इसका डिस्कशन करते हैं। ऑल राइट, तो स्ट्रेस क्या होता है? अगर कोई वायर है मेरे पास, कोई रॉड है मेरे पास, उसके ऊपर जो फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक वेट अटैच कर दिया, तो जो फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर, और फोर्स कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको कहते हैं एफ परपेंडिकुलर भी कभी कभी कहते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या होता है? स्ट्रेस होता है। करेक्ट। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है फ्रैक्शनल चेंज इन द डायमेंशन। जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, इसका मतलब क्या होगा? डेल्टा एल अपॉन एल, जो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है। ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन होते हैं, याद होगा आपको। ठीक है, और क्या होता है? वॉल्यूम स्ट्रेन होता है, और क्या होता है आपके पास? शियर स्ट्रेन भी होता है, राइट। तो ऐसी चीजें होती हैं। तो स्ट्रेन का बेसिकली मतलब है फ्रैक्शनल चेंज इन द डायमेंशन। तो अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ दिया हुआ है हमारे पास एक वायर के लिए, ठीक है, एक मटेरियल के लिए। तो उसका एक ग्राफ रिकॉल करते हैं कि कहां पे क्या हो रहा है। तो ये पी का ग्राफ देखते हैं। तो जब हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं अप टिल दिस पॉइंट, ठीक है, तो ये क्या मुझे दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन दिख रही है। इसका मतलब है स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है? प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, या प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं इसको। इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। इसका मतलब यहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होगा? प्रमोशनल होगा, प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद ये कौन सी लिमिट मिलती है मुझे? ये मुझे मिलती है इलास्टिक लिमिट। इसको क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है? कि यहां तक अगर डिफॉर्मेशन किया और छोड़ दिया, तो वापस वो अपना शेप, जो ओरिजिनल शेप है, उसको रीगेन कर लेगा। इसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। और जब आप इलास्टिक लिमिट से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे एक परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है इस वायर में। और जब इस पॉइंट से आगे बढ़ेंगे, तो क्या देखते हैं कि बहुत ही छोटे अमाउंट ऑफ स्ट्रेस के लिए, ठीक है, हमने क्या किया है? बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इंक्रीज किया है, बट जो स्ट्रेन में चेंज है वो काफी बड़ा है, दिख रहा है। यानी कि छोटे से स्ट्रेस, छोटे से फोर्स लगाने के कारण जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है इसका प्लास्टिक बिहेवियर। और यहां पे जाके क्या होता है? यहां पे ये फ्रैक्चर हो जाता है। इसको कहते हैं हम लोग फ्रैक्चर पॉइंट। तो अब टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है कि फ्रैक्चर होने से पहले ये कितना स्ट्रेस झेल सकता है। इसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो फ्रैक्चर होने से पहले यानी इस पॉइंट तक ये कितना स्ट्रेस झेल सकता है? तो क्या होगा? स्ट्रेस, स्ट्रेस आएगा ग्राफ पे यहां, यानी कि इतना स्ट्रेस ये झेल सकता है। लेकिन अगर क्यू की बात करें, तो फ्रैक्चर होने पर या फ्रैक्चर होने के जस्ट पहले ये कितना स्ट्रेस झेल सकता है? ये इतना स्ट्रेस झेल सकता है। इसका मतलब है कि कौन ज्यादा स्ट्रेस झेल सकता है टूटे बिना? तो पी ज्यादा स्ट्रेस झेल सकता है टूटे बिना, यानी कि पी का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा वो क्यू से ज्यादा होगा। यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट स्टेटमेंट होगा। करेक्ट। कोई प्रॉब्लम इसमें? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। नेक्स्ट, पी इज मोर डक्टाइल देन क्यू। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? आप उसको वायर की तरह खींच सकते हैं। ठीक है, तो जो हम वायर्स बनाते हैं, मान लीजिए मेटल से मुझे वायर्स बनाने हैं, जो ट्रांसमिशन लाइंस के लिए वायर यूज करते हैं, तो मुझे कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए? मुझे डक्टिलिटी चाहिए, ताकि उसको लंबा खींच सके टूटे बिना। ओके, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डक्टिलिटी कहते हैं।
तो यहां पे हमने पी के लिए क्या देखा कि जो हमने स्ट्रेस चेंज किया, यहां से जो स्ट्रेस इंक्रीज किया, उस स्ट्रेस इंक्रीज करने के कारण जो इसमें डिफॉर्मेशन आया वो क्या आया, काफी बड़ा डिफॉर्मेशन आया। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो इसका डिफॉर्मेशन था, टूटने से पहले तक जो उसका डिफॉर्मेशन था वो काफी लार्ज था, यानी कि आप उसको काफी खींच सकते हैं उसके बिना टूटे हुए। यानी इसका मतलब क्या है कि उसकी डक्टिलिटी ज्यादा है। ठीक है, क्यू के साथ क्या हुआ, क्यू के खींचना शुरू किया, क्यू तो यहीं पे टूट गया, ज्यादा डिफॉर्मेशन होने से पहले ही क्यू टूट गया, यानी क्यू क्या था, ब्रिटल था। यानी कि P इज मोर डक्टाइल देन Q, तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो अगर P Q से ज्यादा डक्टाइल है तो वो उससे ज्यादा ब्रिटल तो नहीं हो सकता है, राइट। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टेटमेंट्स जा रहे हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। ऑप्शन डी देखते हैं, द यंग्स मॉडुलस ऑफ P इज मोर देन Q। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, यंग्स मॉडुलस हम लोग डिफाइन करते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस स्ट्रेन का जो ग्राफ होगा उसका स्लोप मुझे क्या देगा, उसका स्लोप मुझे यंग्स मॉडुलस देगा। तो अगर आप Q का स्लोप देखिएगा तो अब एंगल कौन सा देखना पड़ेगा, ये एंगल देखना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस आ गया है एक्स एक्सिस पे, स्ट्रेन आ गया है वाई एक्सिस पे। तो कौन सा एंगल देखना पड़ेगा, जो स्ट्रेन एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। यानी कि Q का जो स्लोप है वो क्या है, P के स्लोप से ज्यादा है कि नहीं है। तो Q का स्लोप P के स्लोप से ज्यादा है, इसका मतलब, और स्लोप में किसके टर्म्स में बोल रहा हूं, अपना स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन के टर्म से बोल रहा हूं, इसलिए जो एंगल मैंने लिया है वो एक्स एक्सिस पे नहीं लिया है। ठीक है, एंगल जो मैंने लिया है कर्व का, किसके साथ लिया है, स्ट्रेन एक्सिस या वाई एक्सिस के साथ लिया है, करेक्ट। तो साथ समझ में आ रहा है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का जो वैल्यू होगा वो किसके लिए ज्यादा होगा, क्यू के लिए ज्यादा होगा, यानी कि यंग्स मॉडुलस ऑफ पी इज मोर देन दैट ऑफ क्यू। ये हो जाएगा गलत स्टेटमेंट, यानी कि इसको क्रॉस आउट कर देते हैं। यानी करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है हमारे, करेक्ट स्टेटमेंट्स है हमारे ए और बी। क्लियर। तो आई होप ये एक अच्छा रिवीजन हो गया है आपका, ठीक है, इस ग्राफ का, स्ट्रेस स्ट्रेन के ग्राफ का, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, यंग मॉडुलस क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, डक्टिलिटी या ब्रिटलनेस क्या होता है, इसका आपको एक क्विक रिकैप मिल गया। ठीक है, तो अगर चाहिए तो इसको फटाफट नोट कीजिए और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, डन। तो अगर ये हो गया है डन, तो ऑप्शंस चेक करते हैं। ठीक है, ए और बी हमारे करेक्ट ऑप्शंस हैं, एकदम बढ़िया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A 0.1 kg mass is suspended from a wire of negligible mass। ठीक है, तो मास, जो वायर का जो मास है वो नेग्लिजिबल है। The length of the wire is 1 meter and its cross sectional area is 4.9 into 10 to the power minus 7 meter square. If the mass is pulled a little in the vertical downward direction and released, it performs simple harmonic motion of angular frequency 140 radian per second. If the Young's modulus of the material of the wire is n into 10 to the power 9 Newton per meter square, then find the value of n। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के साथ एसएचएम भी हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट कीजिए, सोचिए कि एसएचएम क्यों हो रहा होगा, और अगर हो रहा होगा तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। तो मान लेते हैं कि यह है हमारा वायर और इसमें एक मास अटैच किया गया है m। ठीक है, अब अगर ये मास नहीं होता तो ये वायर का लेंथ और छोटा होता है कि नहीं। अगर ये मास नहीं होता तो इस वायर का लेंथ क्या होता, और छोटा होता है। ये मास लटकाने की वजह से क्या होगा, इस वायर का लेंथ बढ़ जाएगा। और अभी क्या है, ये मास इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है, ये मास स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है, इस वायर का जो ओरिजिनल लेंथ था वो था L। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब ये आया है
तो इसका जो चेंज इन लेंथ हुआ है वो हुआ है डेल्टा एल नॉट। ठीक है, चेंज इन लेंथ क्या हुआ है? डेल्टा एल नॉट। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं कि जो इसका वेट होगा mg, उसको कौन बैलेंस कर रहा होगा? उसको ये टेंशन बैलेंस कर रहा होगा, है कि नहीं? तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो टेंशन होगा वो इक्वल टू mg होगा, है कि नहीं? ओके। अब ये जो इसका डिफॉर्मेशन हुआ है, जो इसका इलोंगेशन हुआ है, इसके लिए एक रिलेशनशिप लिख सकते हैं। किसकी रिलेशनशिप? यंग्स मॉडुलस की रिलेशनशिप। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, अब इस वायर में टेंशन कितना डेवलप हुआ है? टी हुआ है। मान लेते हैं ए है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ए क्या है? ए है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी स्ट्रेस कितना हो गया? स्ट्रेस हो गया टी अपॉन ए। ये हो गया स्ट्रेस। अब इसको डिवाइड किससे करना है? स्ट्रेन से डिवाइड करना है, यानी कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना है? डेल्टा एल नॉट डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ एल। यानी कि यहां से मुझे क्या मिल रहा है? यहां से मुझे मिल रहा है टेंशन का वैल्यू, और टेंशन का वैल्यू कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल नॉट। आई बात समझ में? ठीक है, यानी कि यहां से एक रिलेशनशिप तो बहुत क्लियर है, वो क्या है कि वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल नॉट इज इक्वल टू एम जी। ये हमारा पहला इक्वेशन, और ये क्या है? ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन। आई बात समझ में? तो ये है इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब क्या करते हैं कि इस मास को और नीचे पुल करते हैं। इस मास को क्या करते हैं? और नीचे पुल करते हैं, यानी कि इसका जो डिफॉर्मेशन है, यानी इसका जो इंक्रीज इन लेंथ है, वो फर्दर कितना होता है? इसका इंक्रीज इन लेंथ फर्दर डेल्टा एल हो जाता है। ठीक है, इसका लेंथ इंक्रीज कितना हो जाता है? फर्दर डेल्टा एल हो जाता है। ठीक है, यानी कि अब जो टेंशन है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब टेंशन क्या हो जाता है? मान लेते हैं कि जो नया टेंशन है वो हो गया टी प्राइम। नया टेंशन क्या बन गया? नया टेंशन हो गया टी प्राइम। तो अब इस टी प्राइम का वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या? इसी तरीके से इस टी प्राइम का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, है कि नहीं? तो यहां से टी प्राइम कितना मिलेगा मुझे? टी प्राइम मुझे मिलेगा वाई ए अपॉन एल। ठीक है, ये क्या मिलेगा मुझे? वाई ए अपॉन एल इंटू द टोटल चेंज इन लेंथ। तो टोटल चेंज इन लेंथ क्या है? टोटल चेंज इन लेंथ यहां से लेके यहां तक है, यानी कि टोटल चेंज इन लेंथ कितना है? डेल्टा एल नॉट प्लस डेल्टा एल, यानी कि ये हो जाएगी टी प्राइम की वैल्यू। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अब यहां पे एक नेट फोर्स लगा है। ठीक है, क्या लगा है? एक नेट अपवर्ड फोर्स लगेगा, क्योंकि पहले टेंशन और एमजी बैलेंस हो गया था। अब जब हमने उसको और पुल किया और रिलीज किया, तो जो टी प्राइम है उसका वैल्यू क्या हो गया? उसका वैल्यू बढ़ गया, यानी कि एक नेट अपवर्ड फोर्स लगेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, क्योंकि मैंने डाउनवर्ड इसको डिस्प्लेस किया है। यानी कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा डाउनवर्ड फोर्स कितना है? mg माइनस अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स क्या है? अपवर्ड फोर्स है टी प्राइम। यानी कि मैं यहां से नेट फोर्स इस मास के ऊपर लिख सकता हूं mg माइनस वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल नॉट प्लस डेल्टा एल। अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा mg माइनस वाई ए अपॉन एल डेल्टा एल नॉट माइनस वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल। ठीक है, तो यहां से इक्विलिब्रियम कंडीशन देखिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन से mg और वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल नॉट कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि एफ नेट कितना आ जाएगा? एफ नेट आ जाएगा माइनस वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल। और अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना डिस्प्लेस किया इस मास को? डेल्टा एल मास, डेल्टा एल से डिस्प्लेस किया। कहां से? इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो डिस्प्लेसमेंट इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना है? डेल्टा एल। और जो नेट फोर्स है वो क्या आ गया? प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल आ गया कि नहीं? ऑपोजिट भी आ गया और प्रोपोर्शनल भी आ गया, यानी कि इसको हम कंपेयर कर सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस के एक्स से, है कि नहीं? तो ये क्या है? ये SHM है, जहां पे वाई ए बाई एल क्या हो जाएगा? वाई ए अपॉन एल क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा के। करेक्ट, यानी कि ये SHM है, और इस SHM का के कितना है? इस SHM का के है वाई ए अपॉन एल। करेक्ट, यानी कि ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा के अपॉन एम। और मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है, क्वेश्चन में ये भूल ही गए कि निकालना क्या है। ठीक है, मुझे निकालना है यंग्स मॉडुलस। ठीक है, मुझे निकालना है यंग्स मॉडुलस का वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम हो गया, यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ए अपॉन एम इंटू एल।
और यहां से मैं अब कह सकता हूं कि यंग्स मॉडुलस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ml डिवाइडेड बाई e। करेक्ट? कोई प्रॉब्लम इसमें? यानी कि अब हम निकाल सकते हैं कि y का वैल्यू क्या है, सारे सब्सटीट्यूशंस अब कर सकते हैं। तो मेरे पास सब्सटीट्यूट करने के लिए क्या है, y इज इक्वल टू m, एक बार इसको चेक करते हैं, y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ml बाई a। तो ओमेगा स्क्वायर ml डिवाइडेड बाई a, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा 140 इंटू 140, m का वैल्यू दिया हुआ है 0.1, l का वैल्यू दिया हुआ है 1 और डिवाइड किससे करना है, a से करना है, जो कि है 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर। सब SI यूनिट्स में है तो कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है, इस 0.1 से इस 4.9 का डेसिमल उड़ा देते हैं, तो 7 तो ये कितना आ जाएगा 20, ये 7 से कट जाएगा, बचेगा 20। तो हमारे पास बचा कितना, बचा हमारे पास बचा 4 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 4, ये है n इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यंग्स मॉडुलस हमने निकाला और n इज इक्वल टू 4 आ गया। क्लियर? ठीक है, तो मैं पीछे जाता हूं इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप, इस सॉल्यूशन को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, वैसे तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर चाहे तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एनालॉजी समझना, इसके बारे में मैं 30 सेकेंड्स में बात करूंगा, तो फटाफट नोट कीजिए और फिर एनालॉजी की बात करेंगे। ऑलराइट, डन। यानी कि यहां से एक हम फटाफट एनालॉजी ले सकते हैं। क्या एनालॉजी ले सकते हैं कि मान लीजिए कि ये एक वायर है जिसको डेल्टा एल से, जिसका लेंथ इंक्रीज किया गया है, और इसका लेंथ है एल, और इसका डेल्टा एल से लेंथ इंक्रीज किया गया है, और इसको कंपेयर कीजिए एक स्प्रिंग से जिस स्प्रिंग का इलोंगेशन एक्स किया गया है। ठीक है, स्प्रिंग का क्या किया गया है, इलोंगेशन एक्स किया गया है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दोनों मासलेस होने चाहिए, स्प्रिंग भी मासलेस होना चाहिए, ये वायर भी मासलेस होना चाहिए। अगर वायर का मास आ गया तो फिर ये अप्लाई नहीं होगा। तो मासलेस स्प्रिंग और मासलेस वायर के बीच में एक एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगा, वो अभी हमने देखा क्या लगता है, वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल। ठीक है, और स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, वो लगेगा के एक्स, और दोनों रिस्टोरिंग फोर्स होगा। यानी कि सिंपली हम मान सकते हैं कि ये जो वायर है ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है वाई ए अपॉन एल, है कि नहीं? ठीक है, तो अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है वाई ए अपॉन एल, इस पर फोर्स कितना लगेगा, वाई ए अपॉन एल इंटू द इलोंगेशन ऑफ द वायर। ठीक है, और यहां से एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है कि आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। तो स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इस वायर में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी, वो कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू के का वैल्यू कितना है, वाई ए अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये एनालॉजी आप याद रख सकते हैं और इसकी वजह से आपको काफी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर ये एनालॉजी याद रखते तो सिंपली हम बोल सकते थे कि एफ इज इक्वल टू के से कंपेयर करेंगे, और के क्या हो जाएगा, के हो जाएगा कांस्टेंट, वहां से ओमेगा स्क्वायर हम निकाल सकते थे सीधा अंडर रूट ऑफ, या ओमेगा निकाल सकते थे सीधा अंडर रूट ऑफ के बाई एम। करेक्ट? तो सिंपली इसको एक स्प्रिंग मान के भी हम ये एसएचएम वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे अगर ये एनालॉजी आपको पता होती तो, और बहुत लोगों ने वैसा किया भी होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस याद ये रखना है कि मासलेस होना चाहिए, मास आ गया वायर का तो अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, डन, समझ गए? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑपोजिट फोर्सेस F1 is equal to 120 Newton and F2 is equal to 80 Newton act on an elastic plank of modulus of elasticity y is equal to 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square and length 1 meter placed over a smooth horizontal surface. ठीक है,
The cross sectional area of the plank is 0.5 meters square and the change in length of the plank is x into 10 to the power minus 11 meter. Find the value of x. ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, इसके बारे में सोचिए कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या की कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है, इसके बारे में सोचिए, अटेम्प्ट लीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं. ऑल राइट, तो पहली चीज, इस प्लैंक का मास है कि नहीं है, ये डिटरमिन कर सकते हैं कि नहीं, इस प्लैंक का मास है कि नहीं. सोचिए, अब इधर जो फोर्स लग रहा है वो है 120 न्यूटन और इधर जो फोर्स लग रहा है वो हो रहा है 80 न्यूटन, यानी कि दोनों एंड्स पे जो टेंशन है वो अलग है. और अगर ये मासलेस होता तो टेंशन क्या होता, थ्रू आउट द प्लैंक टेंशन सेम होता, क्योंकि यहाँ पे नहीं हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि इस प्लैंक का मास है. तो अगर इस प्लैंक का मास है तो हर पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, है कि नहीं. तो अगर एक वायर है मेरे पास जिसका मास है या प्लैंक है जिसके पास मास है, तो उसके ऊपर जो टेंशन होगा एक डिफरेंट पॉइंट्स वो क्या होगा, अलग होगा. ठीक है, अगर टेंशन डिफरेंट पॉइंट्स पे अलग होगा तो इलोंगेशन भी अलग होगा, और इलोंगेशन भी अलग होगा तो कोई एक फॉर्मूला यूज करके इलोंगेशन नहीं निकाल सकते हैं. तो अब हमें समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा. इस रॉड को छोटे 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 पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, उन छोटे छोटे पार्ट्स का इलोंगेशन निकालना पड़ेगा और उनको इंटीग्रेट करके टोटल इलोंगेशन निकालना पड़ेगा. ठीक है, आ रही बात समझ में? परफेक्ट. यानी हम क्या करते हैं कि x डिस्टेंस पे हम टेंशन निकाल लेते हैं पहले. ठीक है, इस x डिस्टेंस पे क्या टेंशन होगा, तो यहाँ पे टेंशन मान लेते हैं क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं टेंशन t है. इस पॉइंट पे टेंशन क्या है, टेंशन t है. तो सबसे पहली बात कि नेट एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, f1 माइनस f2, ठीक है, शुड बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. तो इसके लिए लैम्डा ले लेते हैं मास पर यूनिट लेंथ, इनटू द लेंथ कितना हो जाएगा, मास, तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन. तो बेसिकली क्या हो गया, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन आ गया f1 माइनस f2 डिवाइडेड बाय लैम्डा l. अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टेंशन, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि t माइनस f2, किसके ऊपर ये अप्लाई कर रहा हूं मैं सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं. ठीक है, सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं. अब क्योंकि ये कनेक्टेड बॉडीज हैं तो उसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा, इतना ही होगा. यानी कि मैं कह सकता हूं t माइनस f2 इज इक्वल टू मास, मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा लैम्डा x, मास पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना है, f1 माइनस f2 डिवाइडेड बाय लैम्डा l. तो ये लैम्डा और ये लैम्डा गया, यानी कि t का वैल्यू आ गया f2 प्लस f1 माइनस f2 डिवाइडेड बाय l मल्टीप्लाइड बाय x. यानी कि यहां पे टेंशन का वैल्यू हमने निकाल लिया, टेंशन किसी भी पॉइंट x पे हमने निकाल लिया. ठीक है, अब क्या होगा, अब इस डिस्टेंस पे हम क्या कंसीडर करते हैं, इस डिस्टेंस पे हम एक छोटा सा लेंथ कंसीडर करते हैं, कितना, dx. इस डिस्टेंस पे हम एक छोटा सा लेंथ dx कंसीडर कर रहे हैं. अब ये dx इतना छोटा है कि मान सकते हैं कि टेंशन थ्रू आउट दिस dx लेंथ सेम होगा, है कि नहीं. तो जहां हम कह सकते हैं कि ये जो छोटा सा सेगमेंट हमने लिया है जिसका लेंथ dx है, उस पे टेंशन कितना है, उस पे टेंशन है t. यानी कि अब हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि इसका जो इलोंगेशन हुआ होगा, इसका इलोंगेशन हुआ होगा dz. मैं dl यूज नहीं कर रहा हूं ताकि l के साथ कंफ्यूजन हो जाए, तो मैं dz यूज कर रहा हूं. तो dz क्या है, dz है इलोंगेशन इन dx. पूरे वायर के इलोंगेशन की बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, ये जो एलिमेंट हमने लिया जिसका लेंथ है dx, सिर्फ उसमें जो इलोंगेशन है वो कितना है, dz. करेक्ट. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. चेंज इन लेंथ कितना है, चेंज इन लेंथ है dz, और लेंथ कितना है, लेंथ है dx. आई बात समझ में? ठीक है, या इसको ऐसे लिखते हैं, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. तो ये हम किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ ये एलिमेंट dx के ऊपर, ये जो छोटा सा एलिमेंट dx है उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं ये इक्वेशन. ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस कितना हो गया, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन. आई बात समझ में?
यानी कि यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू टी बाई ए dx बाई dz, ठीक है, डिवाइडेड बाई dz बाई dx, तो ये हो जाएगा dx बाई dz, करेक्ट, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि dz जो हो जाएगा वो हो जाएगा t अपॉन ए वाई इंटू डी एक्स। आई बात समझ में? तो जो छोटा सा इलोंगेशन हुआ है वो कितना है, dz, एंड दैट इज इक्वल टू t अपॉन ए वाई इंटू डी एक्स। आई बात समझ में? यानी कि टेंशन भी हम निकाल चुके हैं x के टर्म्स में। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, फाइनली हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, dz इज इक्वल टू t अपॉन ए वाई इंटू डी एक्स, और t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू है f2 प्लस f1 माइनस f2 अपॉन l मल्टीप्लाइड बाई x, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे dx और 1 अपॉन ए वाई यहाँ पे है, तो ये आ गया dz। अब इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है कि अगर एक छोटा सा एलिमेंट लें dx, ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट लें जिसका लेंथ है dx, तो उसमें इलोंगेशन कितना होगा, उसमें इलोंगेशन होगा dz, ठीक है। यानी कि अगर इसको हम इंटीग्रेट करें, इसका क्या मतलब है, तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे टोटल इलोंगेशन दे देगा, ठीक है। तो dz को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे क्या देगा, वो मुझे टोटल इलोंगेशन दे देगा। तो इसको हम कह सकते हैं 0 से z, ये मुझे दे देगा टोटल इलोंगेशन, और जिसका इंटीग्रेशन जाएगा 0 से लेके l तक, क्योंकि x का वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रहा है, चेक कीजिए, x का वैल्यू वेरी करेगा 0 से लेके l तक। आई बात समझ में? यानी कि हमारा इक्वेशन बन गया, अब इसको सिंपली क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो जो टोटल इलोंगेशन है वो हो गया z, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन ए वाई। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, f2 dx, इंटीग्रल कितना हो जाएगा, f2x, और लिमिट डालेंगे तो ये बन जाएगा f2 इंटू एल, ठीक है। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, इस पे ज्यादा मैं टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूं। उसके बाद f1 माइनस f2 डिवाइडेड बाई एल, कॉन्स्टेंट, x dx का इंटीग्रल कितना, x स्क्वायर बाई 2, लिमिट डालेंगे तो कितना, l स्क्वायर बाई 2, यानी कि यहां से एक l और यहां से एक l गया, तो z आ गया हमारे पास 1 अपॉन ए वाई, एल कॉमन है बाहर निकाल लेते हैं, और 2f2 प्लस f1 माइनस f2 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि फाइनल आंसर हमारा आ गया, टोटल इलोंगेशन जो होगा वो होगा l अपॉन ए वाई इंटू f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट, क्लियर है, ठीक है। अगर ये क्लियर है तो अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करके आंसर भी निकाल लेते हैं। तो z हमने कैलकुलेट किया l अपॉन ए वाई f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाई 2, तो l का क्या वैल्यू है, l का वैल्यू है 1, a का वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 0.5 मीटर स्क्वायर, यंग्स मॉड्यूलस कितना है, यंग्स मॉड्यूलस है हमारे पास 2 इंटू 10 टू द पावर 11, f1 प्लस f2 कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये मुझे मिल जाएगा 100, तो ये 2 और 0.5 मिलके बना देंगे 1, तो z आएगा मेरे पास 100 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, ये है x इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर, यानी कि x का वैल्यू आ गया 100, और ये होगा मेरा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, ठीक है। तो क्योंकि इस प्लैंक के पास मास था, टेंशन अलग अलग था, अगर टेंशन अलग अलग था तो इलोंगेशन हर पॉइंट पे डिफरेंट था, तो हमने क्या किया, हर छोटे छोटे पॉइंट का इलोंगेशन कैलकुलेट कर लिया और उसको इंटीग्रेट कर दिया। आई बात समझ में? यानी कि अब क्या करते हैं, अब मैं पीछे जाता हूं, और इसको अगर आपको नोट करना है तो फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, डन। इसके बाद हमने सिर्फ इंटीग्रेशन किया है, वो तो आप कर ही लीजिएगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूशन किया, तो ये सब क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया डन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स एक
फ्रेंच वर्ड है जिसको शायद पॉइजन प्रोनाउंस करते हैं, बट हमारे लिए पॉइजन्स रेशियो चलेगा। तो पॉइजन्स रेशियो ऑफ अ सर्टेन मटेरियल इज 0.2। if the longitudinal strain is 4 into 10 to the power minus 3 is produced in a uniform rod of this material, the percentage change in its volume will be। ठीक है, तो याद कीजिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और पॉइजन्स रेशियो के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है और उसका इफेक्ट वॉल्यूम पे कैसे पड़ेगा। ठीक है, तो इस बारे में सोचिए, अटेम्प्ट कीजिए और फिर इसका डिस्कशन करेंगे। चलिए, मान लीजिए हमारे पास एक सिलिंड्रिकल रॉड है। अब दोनों साइड से अगर इसको पुल करें तो क्या होगा, इसका लेंथ चेंज होगा। अगर इसका लेंथ चेंज होगा, अगर इसका लेंथ इंक्रीज होगा, तो एक बात तो पक्की है कि इसका रेडियस भी डिक्रीज होगा। ठीक है, ये लंबा होता जाएगा बट पतला भी होता जाएगा। ठीक है, तो इसका रेडियस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो पॉइजन्स रेशियो क्या बताता है, पॉइजन्स रेशियो बताता है, ये क्या रेशियो है, ये रेशियो है लैटरल स्ट्रेन। तो ये जो स्ट्रेन हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, और ये जो हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो जो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और जो फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस है या डायमीटर है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लैटरल स्ट्रेन। तो पॉइजन्स रेशियो होता है डेल्टा आर अपन आर। वो क्या हुआ, वो हो गया लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल। लेकिन यहां पे एक माइनस साइन लगाना जरूरी है। क्यों, क्योंकि अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा। ठीक है, तो डेल्टा आर बाई आर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बट सिग्मा क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए। उसको पॉजिटिव करने के लिए एक नेगेटिव साइन यहां पे हम लोग लगाते हैं। हरी बात समझ में, यानी ये है रिलेशनशिप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन और पॉइजन्स रेशियो का। करेक्ट, यानी कि अब बहुत सिंपल है कि आपका जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एल। ठीक है, सिलेंडर है तो वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एल। यानी कि डेल्टा वी अपॉन वी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, है कि नहीं। करेक्ट, अब यहां से मुझे क्या पता है, यहां से मुझे पता है कि डेल्टा आर बाई आर वो हो जाएगा माइनस सिग्मा इंटू डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो के डेफिनेशन से हम बोल सकते हैं कि डेल्टा आर बाई आर हो जाएगा इक्वल टू माइनस सिग्मा डेल्टा एल बाई एल। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 सिग्मा डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा एल बाई एल। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एल बाई एल को कॉमन ले लेते हैं और फिर हो जाएगा 1 माइनस 2 सिग्मा, है कि नहीं। और यही होगी डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू। तो फटाफट सब्सटीट्यूट करते हैं। लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन कितना है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यानी डेल्टा एल बाई एल सब्सटीट्यूट हो गया। 1 माइनस 2 इंटू सिग्मा कितना है, ये है 0.2, यानी यहां से आ जाएगा 4 इंटू 0.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यानी कि यहां से आ जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये क्या है, डेल्टा वी बाई वी। मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज। तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.24%। यानी कि परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम हो जाएगा 0.24%, और ये होगा मेरा आंसर। करेक्ट, तो फटाफट इसको नोट कीजिए और फिर फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया डन, आंसर आ गया हमारा और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अब फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ यूनिफॉर्म रॉड रोटेटिंग इन ग्रेविटी फ्री रीजन with certain constant angular velocity. Situation clear है? The variation of the tensile stress sigma with distance x from the axis of rotation is best represented by which of the following graphs. ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको सोचना पड़ेगा। एक रॉड है, अच्छी बात यह है कि ग्रेविटी फ्री है तो टेंशन ग्रेविटी की नहीं लेनी है। इसको रोटेट कर रहे हैं, तो हर पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। आप समझ सकते हैं, हर पॉइंट पे जो टेंशन होगा वो डिफरेंट होगा, यानी कि हर पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगा वो डिफरेंट होगा। तो स्ट्रेस का वेरिएशन विद द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन हमें देखना है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, ट्राई कीजिए। पहले मतलब शायद अगर आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाए, बट आप ट्राई कीजिए ये समझने का कि इसको सॉल्व करेंगे कैसे। एक रोड मैप बनाइए कि अच्छा ये मैं निकालूंगा, फिर मैं ये निकालूंगा, फिर ये निकलेगा और फिर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट उतना करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद इसका डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन और मान लेते हैं ये है रॉड, यूनिफॉर्म रॉड है, दिख नहीं रहा है, चलिए मैं बेटर डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। ओके ठीक है, चलिए। ओके, तो ये है रॉड, ये रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसा रोटेट कर रहा है। तो मुझे बेसिकली क्या चाहिए? मुझे चाहिए टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अगर टेंशन निकल गया तो यूनिफॉर्म रॉड है तो टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया क्या दे देगा? मुझे स्ट्रेस दे देगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट हम कंसिडर करते हैं। अब यहां पे क्या टेंशन एक्ट कर रहा है ये मुझे निकालना है, ठीक है। और ये जो मास है इसका लेंथ कितना होगा? इसका लेंथ हो जाएगा L माइनस एक्स। और ये जो लेंथ है, ये जो पार्ट ऑफ द रॉड है इसका लेंथ L माइनस एक्स है, उसका सेंटर कहाँ है? उसका सेंटर कुछ इसके मिडिल में होगा। अब बेसिकली ये कर क्या रहा है? ये एक सर्कुलर मोशन में है कि नहीं? ये क्या हो रहा है? ये इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन में है। अगर सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो होना ही चाहिए, कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स तो प्रोवाइड कर ही रहा होगा। कौन कर रहा होगा? कौन है यहाँ पे जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? एक ही हो सकता है, टेंशन। यहाँ पे जो टेंशन है वही इस पार्ट ऑफ द रॉड को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। mg तो हो ही नहीं सकता है, ग्रेविटी है नहीं और कोई फोर्स है नहीं, तो कौन प्रोवाइड करेगा? टेंशन प्रोवाइड करेगा। इस टेंशन की वजह से ये इस आर रेडियस के सर्कल में रोटेट कर रहा है कि नहीं? आर रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि टेंशन क्या हो जाएगा? टेंशन इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। लेकिन ये किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग? सिर्फ इस पार्ट ऑफ द रॉड के लिए लिख रहे हैं, सिर्फ इस पार्ट ऑफ द रॉड के लिए लिख रहे हैं। तो इसके लिए मान सकते हैं कि इसका जो पूरा का पूरा मास है वो कहां कॉन्सेंट्रेटेड है? इसके सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अब क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू m। m क्या होगा? मान लेते हैं मास पर यूनिट लेंथ कितना है? लैम्डा है, ठीक है। मान लेते हैं मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। तो इस पार्ट ऑफ द रॉड का लेंथ कितना है? L माइनस एक्स है, यानी कि मास कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू L माइनस एक्स। तो मास हो गया सब्स्टिट्यूट, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, तो ओमेगा तो दिया हुआ है तो ओमेगा स्क्वायर कर लिया। और आर कैसे निकालेंगे? रेडियस क्या है? रेडियस ये है जिसके सर्कल में वो घूम रहा है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस, ठीक है, ये लेंथ जो है इसका हाफ, यानी कि L माइनस एक्स बाई टू,
ठीक है, यानी कि हमारा सब्स्टिट्यूशन हो गया पूरा। इसको लिखेंगे लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इसको अगर एलसीएम लेके जो भी करना है वो कर देंगे तो मेरे पास बचेगा एल प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। यानी कि यहां से टेंशन की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, वो आ गई लैम्डा ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से जो टेंशन की वैल्यू आ गई वो आ गई लैम्डा ओमेगा स्क्वायर बाई 2, और यहां पे मुझे मिल जाएगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि टेंशन की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, मुझे स्ट्रेस निकालना है। तो लैम्डा को थोड़ा मैं चेंज करता हूं। लैम्डा के लिए क्या लिख सकता हूं, लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू लेंथ इंटू एरिया। ये टोटल मास होगा कि नहीं होगा, किसका, इस पूरे रॉड का। तो L इंटू ए क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू एरिया, वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास। लेकिन लैम्डा क्या है, लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो ये सिंपली क्या सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने लैम्डा सब्सटीट्यूट कर दिया। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर बाई 2 एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ये L और ये L गया, तो यहां से जो स्ट्रेस होगा, टेंसाइल स्ट्रेस, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा T अपॉन A। तो बचेगा कितना, रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा यानी टेंसाइल स्ट्रेस एज अ फंक्शन ऑफ एक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अगर ये एक्सप्रेशन हमने कैलकुलेट कर लिया तो ग्राफ निकालना तो बहुत आसान है, ठीक है। तो ग्राफ पे चलते हैं, उससे पहले अगर चाहिए तो इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं कि कौन सा करेक्ट ग्राफ होगा। ठीक है, ये डन है। तो हमारे पास है सिग्मा इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक बात तो पक्की है, स्ट्रेट लाइन तो होना नहीं है। सिग्मा सम कांस्टेंट माइनस सम कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर है, तो पैराबोला ही होना है ना, है कि नहीं, पैराबोला ही होना है, ठीक है। और कैसा पैराबोला होना है, माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि इन्वर्टेड पैराबोला होना है, ठीक है। अगर मान लो कि ये भी समझ में नहीं आए, ठीक है, अगर आप मान लो कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप क्या कर सकते हो, सिर्फ वैल्यू डाल दो। एक्स का वैल्यू 0 डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ फाइनाइट नंबर मिलेगा। एक्स का वैल्यू 0 डालने पे कुछ फाइनाइट नंबर मिलेगा, कुछ फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। और ये होगा, आप इंक्रीज करते जाओ इसको, जब एक्स एल हो जाएगा तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि शुरू होगा एक फाइनाइट नंबर से, कुछ नंबर से स्टार्ट होगा, और एंड कहां पे करेगा, 0 पे करेगा। यानी कौन सा ग्राफ करेक्ट ग्राफ होगा, हमारा ए जो है वो करेक्ट ग्राफ होगा। यानी ऑप्शन ए हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। तो अगर ये क्लियर है तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, one end of a long metallic wire of a length L is tied to the ceiling. The other end is tied to a massless spring of spring constant K. A mass M hangs freely from the free end of the spring. The area of cross section and the Young's modulus of the wire is A and Y respectively. If the mass is slightly pulled down and released, it will oscillate with the time period T equal to. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एनालॉजी यूज करने की। एक मासलेस स्प्रिंग और मासलेस स्ट्रिंग या वायर के बीच में जो एनालॉजी हमने डिस्कस की थी उसको यूज करने की कोशिश कीजिए और फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तुम्हारे पास क्या है, ये वायर है, इस वायर के बाद ये स्प्रिंग है और फिर ये मास है। अब हमें क्या पता है कि इस वायर को
हम एक स्प्रिंग मान सकते हैं, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, वो हो जाएगा YA/L, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। तो इंस्टेड ऑफ वायर हम इसको सिंपली सोच सकते हैं कि दो स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, याद है ये रिजल्ट K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ M अपॉन K इक्विवेलेंट, है कि नहीं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ M अपॉन K इक्विवेलेंट, जो कि है K1 K2, और ऊपर चला जाएगा K1 प्लस K2, ठीक है। ये क्लियर है, यानी कि अब सिंपली अपने को क्या करना है, अब अपने को सब्स्टिट्यूशन करना है। तो टाइम पीरियड है हमारे पास 2 पाई अंडर रूट ऑफ M डिवाइडेड बाई K1 K2 इंटू K1 प्लस K2, ठीक है। K1 कितना था, K1 था YA/L, और K2 तो K2 था, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, K2 क्या था, K2 K था, ठीक है, K2 K था, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ M, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा YA/L प्लस K, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा YA/L इंटू K, ठीक है। इसमें जो भी जोड़ घटाव अगर करेंगे तो बचेगा कितना, 2 पाई M YA प्लस KL, ठीक है। और L को एलसीएम ले लेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में भी L कट जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास फाइनली ये बचना चाहिए, ठीक है, MYA प्लस KL डिवाइडेड बाई YAK, तो मतलब हमारा आंसर आ गया करेक्ट। तो जैसे मैंने बोला था एनालॉजी लीजिएगा तो कई बार क्वेश्चन बहुत आसानी से बच जाएगा। बन गया, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और अब हम चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्मूथ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A and Young's modulus Y is pulled along its length by a force F on a horizontal surface. Find the elastic potential energy stored in the string. ठीक है, हमें क्या निकालना है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रिंग। तो एक बार सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में, अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसका डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहली बात है कि ये जो भी अपने पास जो वायर है, इसके पास मास है कि नहीं, पहले ये बात सोचिए। इसको F फोर्स से खींच रहे हैं, इसके पास मास है कि नहीं। अगर इसका मास नहीं होगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा इनफाइनाइट, फिर इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बचेगा, करेक्ट। यानी कि मास तो है, और अगर मास है तो हर पॉइंट पे टेंशन अलग होगा, हर पॉइंट पे इलोंगेशन अलग होगा, और अगर हर पॉइंट पे इलोंगेशन अलग होगा तो हर छोटे छोटे पार्ट में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो डेवलप होगी वो अलग अलग होगी। तो कोई एक एक्सप्रेशन तो हम नहीं लिख सकते हैं जिससे हम डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकें। यानी कि इस केस में भी क्या करना पड़ेगा, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद छोटे छोटे पार्ट्स का इलोंगेशन देखना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा कि उस छोटे से पार्ट में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है। उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वायर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है वो निकल आएगा, ठीक है। तो रोड मैप एकदम क्लियर है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे डिस्टेंस x पे टेंशन चाहिए। सबसे पहले तो मुझे निकालना है कि वहां पे भाई टेंशन कितना होगा, तभी तो मैं कुछ अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ जो टेंशन है वो है T। तो सबसे पहली चीज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब मास पर यूनिट लेंथ मान लेते हैं लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ L, यानी कि एक्सेलरेशन इस पूरे वायर का हो जाएगा F डिवाइडेड बाय लैम्डा L। अब इस पार्ट के लिए, सिर्फ इस पार्ट के लिए मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, सिर्फ इस पार्ट के लिए मैं
टेंशन लिखना चाह रहा हूं। तो टेंशन कितना हो जाएगा, और कोई फोर्स तो नहीं है, इसको एक्सेलरेट कौन कर रहा है, टेंशन कर रहा है। तो टेंशन इज इक्वल टू मास टाइम्स, मास कितना हो जाएगा, मास हो जाएगा लैम्डा एक्स, मास पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ। इस पार्ट का लेंथ कितना है, सिर्फ एक्स, यानी कि लैम्डा एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन है एफ डिवाइडेड बाई लैम्डा एल, यानी कि यहां से लैम्डा और लैम्डा गया तो टेंशन का वैल्यू कितना आ गया, टेंशन का वैल्यू आ गया एफ एक्स अपॉन एल, यानी कि डिस्टेंस x फ्रॉम द एंड से टेंशन क्या होगा, एफ एक्स अपॉन एल। करेक्ट, कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर, परफेक्ट। यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब इस लेंथ x पे हम एक छोटा सा लेंथ कंसिडर कर सकते हैं dx। अब ये x dx इतना छोटा है कि मान सकते हैं कि टेंशन थ्रू आउट dx सेम होगा। ठीक है, ये पहले भी ये काम हम कर चुके हैं। तो टेंशन जो इस छोटे से एलिमेंट के ऊपर है वो कितना है, t। अब इसके वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इसका कुछ इलोंगेशन होगा, और इस इलोंगेशन को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं dz। ये क्या है, ये है इलोंगेशन इन dx। तो ये छोटा सा जो एलिमेंट dx है उसमें जो इलोंगेशन है उसको हम dz कह रहे हैं। आई बात समझ में, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा था, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता था हाफ ए वाई अपॉन एल इंटू डेल्टा एल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए हमने निकाली थी पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने जनरल केस में निकाली थी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जब रॉड का मास नहीं था या वायर का मास नहीं था, उस केस में हमने निकाला था कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ ए वाई अपॉन एल इंटू डेल्टा एल स्क्वायर। ठीक है, स्प्रिंग से एनालॉजी लेके निकाला था। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं सिर्फ इस छोटे से पार्ट का, सिर्फ इस स्मॉल पार्ट का पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या कह सकते हैं, डी यू इज इक्वल टू हाफ ए वाई अपॉन एल। किसके लिए मैं निकाल रहा हूं, ये जो एलिमेंट है जिसका लेंथ dx है और जिसका इलोंगेशन dz है, उसके लिए मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूं। तो वो कितना हो जाएगा, हाफ ए वाई डिवाइडेड बाई एल। लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा dx, और dl क्या हो जाएगा, इलोंगेशन कितना है, इलोंगेशन है dz, यानी कि इंटू dz का स्क्वायर। तो इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू हाफ ए वाई अपॉन ए वाई इंटू, इसको हम लिख सकते हैं dz बाई dx मल्टीप्लाइड बाई dz। ठीक है, इस फॉर्म में मैंने इसको तोड़ दिया है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां पे, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, तो अब यहां से चलते हैं, इसको कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो du आ गया हमारे पास, कितना आ गया, हाफ वन अपॉन सॉरी ए वाई, हाफ ए वाई, फिर हमारे पास dz बाई dx इंटू dz। ठीक है, ये हमारे पास, और हमने क्या यहां से निकाला था, हमने यहां से निकाला था टेंशन इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एल। पहले तो ये चीज निकाली थी। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे dz बाई dx और dz को सब्सटीट्यूट करना है। करेक्ट, मुझे उसको सब्सटीट्यूट करना है। अब अगर इस वायर पे ध्यान दें तो इसका लेंथ था dx, और इसमें इलोंगेशन कितना आया था, इसमें इलोंगेशन आया था dz, और टेंशन कितना था, टेंशन था यहाँ पे t। यानी कि यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना होगा, स्ट्रेस होगा टेंशन अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा dz अपॉन dx, है कि नहीं। तो यहां से हम कह सकते हैं ना कि ये हो जाएगा t अपॉन a, और ऊपर चला जाएगा dx और नीचे आ जाएगा dz। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि dz अपॉन dx कितना हो जाएगा, dz अपॉन dx हो जाएगा t डिवाइडेड बाई ए वाई। आई बात समझ में, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं कि हमने क्या कंसिडर किया, छोटा सा लेंथ dx कंसिडर किया, उसका इलोंगेशन कितना है, उसका इलोंगेशन है dz, यानी कि ये इक्वेशन लिख सकते हैं इस छोटे से एलिमेंट के लिए, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस हो जाएगा t अपॉन a, और स्ट्रेन कितना है dz अपॉन dx। तो यहां से यहां से हमने, हाँ
करेक्ट। यहाँ ये आ गया, यहां से हम dz बाई dx निकाल सकते हैं, तो dz बाई dx क्या होगा, t अपॉन ए वाई। तो अब इसका सब्सटीट्यूशन यहाँ पे कर सकते हैं, ये हो जाएगा हाफ ए वाई, और dz बाई dx का वैल्यू हमने निकाल दिया टेंशन डिवाइडेड बाई ए वाई। ठीक है, अब dz भी सब्सटीट्यूट करना है, तो dz भी यहीं से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो dz कितना हो जाएगा, t अपॉन ए वाई मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। यानी कि अब हमारा सब्सटीट्यूशन हो गया कंप्लीट, ये ए वाई और ए वाई गया, तो यहां से आ जाएगा डी यू इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2ay इंटू डी एक्स। करेक्ट, और टेंशन हम पहले से निकाल चुके हैं, तो इस टेंशन को वापस सब्सटीट्यूट करते हैं, तो हो जाएगा डी यू इज इक्वल टू एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, फिर ये 2ay यहां पे है इंटू डी एक्स। तो ये आ गया फाइनल इक्वेशन हमारा। आई बात समझ में? ओके, अब ये क्या है, ये है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस स्मॉल पार्ट। तो पूरे रॉड में या पूरे स्ट्रिंग में अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये मुझे टोटल पोटेंशियल एनर्जी दे देगा, और इधर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ऑब्वियसली 0 से एल होगा, यानी कि यहां से आ जाएगा एफ स्क्वायर अपॉन 2ay एल स्क्वायर, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट डालेंगे तो एल क्यूब बाई 3, और यहां से आ जाएगा एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 6ay, और ये होगा मेरा आंसर। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, एफ स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई 6ay। क्लियर है? ओके, तो मैं फिर से पीछे जा रहा हूं ताकि आप इसको नोट कर सकें, तो इसको फटाफट नोट कीजिए। ठीक है, और अगर टाइम लेना चाहते हैं तो टाइम भी ले लीजिए, मैं यहाँ पे वेट करने वाला हूँ आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बट इसको अच्छे से समझिए कि हमारा अप्रोच क्या था, प्रॉब्लम क्या हमने फेस की, डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लिख सकते थे, प्रॉब्लम क्या फेस की और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। ठीक है, तो आराम से इसको देखिए कुछ देर, इसको एनालाइज कीजिए, नोट करना है तो नोट कीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये पार्ट क्लियर है, तो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इसको भी आप फिर से देखिए या नोट कीजिए, आपकी मर्जी, बट ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये भी डन, तो आंसर भी हमारा आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिन स्क्वायर प्लेट ऑफ डायमेंशंस 80 सेंटीमीटर बाय 80 सेंटीमीटर बाय 0.5 सेंटीमीटर is fixed vertical on one of its smaller surfaces। ठीक है, डायग्राम में भी क्लियर है क्या हो रहा है। It is subjected to a shearing force of 2.8 into 10 to the power 4 Newton at the top. The top force of the cubes, the top face of the cube is displaced through 0.16 millimeter. तो टॉप फेस कुछ इस तरीके से डिस्प्लेस हो गया है। विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम सरफेस, फाइंड द शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्लेट। फटाफट रिकॉल कीजिए कि शेयर मॉडुलस होता क्या है, और वो रिकॉल हो जाए तो सब्स्टिट्यूशन कीजिए और आंसर निकालिए। ठीक है, उसके बाद इसका डिस्कशन करते हैं।
ऑलराइट, ठीक है। तो जो शेयर मॉड्यूलस होता है, ठीक है, शेयर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली क्या होता है, वो होता है शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, ठीक है। जैसे यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वैसे ही शेयर मॉडुलस क्या होता है शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। अब शेयर स्ट्रेस क्या होता है, अब ये जो सरफेस है, फोर्स किस पे लग रहा है, इस सरफेस के ऊपर लग रहा है, ठीक है। इस सरफेस के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है कैसा, टेंजेंशियल टू द सरफेस, यानी कि शेयर स्ट्रेस क्या होगा, टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया, ठीक है। और शेयर स्ट्रेन क्या होता है, शेयर स्ट्रेन होता है x डिवाइडेड बाई h, शेयर स्ट्रेन होता है x डिवाइडेड बाई h। h क्या है, h है ये हाइट, ठीक है, h है ये हाइट, ठीक है। और x क्या है, x है कि लोअर लेयर के रिस्पेक्ट में अपर लेयर कितना मूव किया, उसको हम कहते हैं x, ठीक है। तो हाइट h जाने पे अपर लेयर लोअर लेयर के रिस्पेक्ट में कितना मूव किया, इसको हम कहते हैं x। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा एफ एच डिवाइडेड बाई ए एक्स, यही होता है शेयर मॉड्यूलस। अब सिंपली क्या करना है, अपने को सब्स्टिट्यूशन करना है, आंसर निकालना है। तो g हो गया एफ एच अपॉन ए एक्स, तो सब्स्टिट्यूशन करें, f तो क्लियर है, f कितना है, f है 2.8 इंटू 10⁴ न्यूटन। h का वैल्यू भी क्लियर है, h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है 80 सेंटीमीटर, यानी कि 0.8 मीटर। इसको डिवाइड किससे करना है, a से। अब किस एरिया की बात हो रही है, इस एरिया की बात हो रही है जिसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 80 सेंटीमीटर और इसका ब्रेथ कितना है, इसका ब्रेथ होगा 0.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, 80/80/0.5, तो ये लेंथ 80 होगा, ये लेंथ 80 होगा और ये हाइट 80 दी हुई है, यानी कि जो विड्थ है वो कितना होगा 0.5 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 80 सेंटीमीटर यानी कि 0.8 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.5 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। और यहां पे हमारे पास आ जाएगा x, और x की वैल्यू कितनी है 0.16 मिलीमीटर यानी कि 10⁻³ मीटर। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं बट आपका आंसर आ जाना चाहिए 3.5 इंटू 10⁻10 पास्कल, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाना चाहिए तो आंसर नोट कर लीजिए, और अगर इस सब्स्टिट्यूशन को नोट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट है कि शेयर मॉड्यूलस होता क्या है वो समझना, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ऑलराइट, डन, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। जैसा कि मैंने बोला छोटा सा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। तो आज जो हमने क्वेश्चंस किए वो थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे, क्योंकि उसमें काफी इंटीग्रेशन का यूज था, काफी सारी चीजें हमने की। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके जो आते हैं वो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। बट मेरा ऑब्जेक्टिव था कि सिंपल तो आप कर ही लीजिएगा, जो यहाँ पे कमी थोड़ी रह जाती है, जो थोड़े से ऊंचे लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनका अच्छे से रिविजन करा दिया जाए। बट एंड ऑफ द स्टोरी, मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि आसान चैप्टर है, छोड़ना नहीं है, फटाफट कर लेना है। ओके, तो फिर मैं आपको